हेलो दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक रहस्यमय उपन्यास मिलेगा तो चलिए हमारे इस उपन्यास की दुनिया में इससे पहले आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जिसे हम और उपन्यास रोज अपलोड कर सकें। अध्याय 4 पहाड़ पर चढ़ना। दूसरे दिन बारिश रुक गई और मौसम सुहावना और साफ हो गया। आंगन में नीला पत्थर सूरज की रोशनी से गर्म हो रहा था और उसमें एक हरा भरा रंग झलक रहा था। हे यान मुर्गे की तीसरी बांग पर जाग गई। जब किंग मेई की नींद खुली और उसने हे यान का बिस्तर खाली पाया तो वह चौंक गई। इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे राहत मिली जब उसने हे यान को आंगन में एक पत्थर के स्टूल पर बेसुध बैठा पाया। यंग मिस, आप इतनी सुबह क्यों उठ गईं? क्या कंबल बहुत पतला है जिससे आपको ठंड लग रही है? किंग मेई ने पूछा। कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, हे यान ने जवाब दिया। उसे देर तक सोने की आदत नहीं थी। सैन्य शिविर में एक पल भी आराम नहीं मिलता था। रात में भी उन्हें दुश्मन के अचानक हमलों से बचना पड़ता था, इसलिए वह हर समय सतर्क रहती थी। इसके अलावा अपनी युवावस्था से ही उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और मुर्गे की बांग पर उठ जाती थी। बाद में शू परिवार में शादी के बाद वह इस पुरानी आदत को नहीं छोड़ पाई और उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया गया। हालांकि अंधी होने के बाद उसने इतनी जल्दी उठना बंद कर दिया, दिन और रात का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि वह अब भी मुर्गे की बांग पर जाग जाती थी, फिर भी वह खुद उठने से पहले आंगन में बाकी सभी के उठने का इंतजार करती थी। इससे वह कम असहज लग रही थी। पिताजी कहाँ है? उसने पूछा। मास्टर जी प्रशिक्षण स्थल पर जा चुके हैं और यंग मास्टर अभी अभी उठे हैं। यंग मिस, कृपया अपने कपड़े बदलकर नाश्ते के लिए आ जाइए, किंग मेई ने कहा और जल्दी से रसोई में चली गई। घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन काम बहुत था, इसलिए अक्सर नौकरों की कमी रहती थी। जब हे यान मुख्य हॉल में पहुंची तो हे युंगशेंग पहले से ही मेज पर बैठकर खाना खा रहा था। आज वह युवक कल की तरह ही सादे कपड़े पहने हुए था, एक आम फेरी वाले की तरह, अपने रूपरंग पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। हे यान को देखते ही उसने बस उसकी तरफ देखा और फिर मुड़कर अपना दलिया का कटोरा उठा लिया। खाना सादा था, सादा दलिया और छोटे छोटे बर्तन। हे परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए वे ज्यादा बड़े बड़े व्यंजन नहीं खरीद सकते थे। फिर भी मेज पर पेस्ट्री की एक प्लेट रखी थी जो देखने में खुरदरी और साधारण सी महक वाली थी, जिसे हे सुई ने अपनी बेटी के लिए खास तौर पर बनाया था। हे यान ने भी अपना कटोरा उठाया और दलिया पी लिया। उसने जल्दी जल्दी पी लिया, जिससे किंग मेई और हे युंगशेंग दोनों हैरान रह गए। पिछली हे यान खाने को लेकर बहुत नखरेबाज थी, ठीक से खाने में आनाकानी करती थी, एक कटोरी दलिया भी खत्म करने में बहुत समय लगाती थी। आज के उलट, जहां वह इतनी निर्णायक थी, दलिया खत्म करने के बाद उसने तुरंत प्लेट में रखी पेस्ट्री की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, जो हे सुई ने उसके लिए बनाई थी। न तो किंग मेई और न ही हे युंगशेंग उन्हें खाते। हे युंगशेंग ने अपना कटोरा नीचे रखा और खड़ा हो गया। हे यान ने ऊपर देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? हे युंगशेंग ने भौहें चढ़ाई। तुम्हें क्या हो गया? वह अधीरता से जवाब देने ही वाला था कि उसकी नजर हे यान की हथेलियों पर पड़े निशानों पर पड़ी और उसके शब्द रुक गए। उसने सोचा था कि कल घर लौटने पर हे यान हे सुई से शिकायत करेगा, लेकिन आज सुबह सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था कि हे यान ने कोई झगड़ा नहीं किया था और हे सुई को अभी भी हे यान की चोट के बारे में पता नहीं था। युवक का स्वर थोड़ा नरम हुआ, पहाड़ पर लकड़ी काटने जा रहा हूं। हे युंगशेंग के मन में यह सुनकर हे यान की रुचि खत्म हो जाएगी और वह अपने कमरे में वापस जाकर अपने रूज और पाउडर से खेलेगी, फिर सावधानी से तैयार होकर बसंत ऋतु की सैर पर निकल जाएगी। हालांकि हे यान की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, सच में, मैं भी आऊंगी। हे युंगशेंग के कुछ बोलने से पहले ही किंग मेई ने बीच में ही कहा, युवा कुमारी, तुम वहां क्या करोगी? पहाड़ पर बारिश हो रही थी, रास्ते खतरनाक थे और हर जगह कीचड़ था। अगर तुम गिर गईं तो क्या होगा? बिल्कुल, हे युंगशेंग ने तुरंत सहमति जताई, घर में किसी समझदार व्यक्ति को पाकर राहत महसूस की। अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। दोनों ने सोचा कि हे यान मनमौजी हरकत कर रहा है, लेकिन हे यान ने किंग मेई की ओर मुड़कर कहा, पिताजी सारा दिन प्रशिक्षण मैदान में रहते हैं और रात को ही लौटते हैं। किंग मेई, तुम्हारे पास बहुत काम है और तुम हमेशा मेरे पीछे नहीं आ सकते। हे युंगशेंग,
उसने उसका नाम पुकारा, जिससे वह चौंक गया। अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। अरे, हे युंगशेंग गुस्से से चिल्लाया। क्या इस घर में कोई तीसरा व्यक्ति है जो मुझे नियंत्रित कर सके? उसने शांति से पूछा। हे युंगशेंग के पास कोई जवाब नहीं था। वास्तव में इस घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हे यान के स्वभाव को नियंत्रित कर सके, तीसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। हे सुई के प्यार की वजह से ही हे यान किसी की नहीं सुनता था। ओह, उस यंग मास्टर फैन को छोड़कर। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, युवक ने गुस्से से कहा। लेकिन अगर तुम बीच रास्ते में गिर गए और घर जाने के लिए रोने लगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हे यान ने कंधे उचका दिए। हे युंगशेंग गुस्से में वहां से चला गया। यह समझ नहीं पा रहा था कि एक बीमारी के बाद हे यान और भी ज्यादा परेशान करने वाली कैसे हो गई थी। अगर पिछली हे यान अपने स्त्री सुलभ स्वभाव से प्रभावित और दिखावटी थी, तो नई हे यान ने उसमें थोड़ी शरारत भर दी थी, जिससे उससे निपटना और भी मुश्किल हो गया था। वह सचमुच उसकी, हे युंगशेंग की, दुश्मन थी। लोंग हुआन चोटी तक जाने का रास्ता जोखिम भरा था और जमीन भी खतरनाक थी। यहाँ आने वाले ज्यादातर गरीब लोग थे जो जलाऊ लकड़ी या जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। पथ के किनारे अनजान किस्मों के जंगली फूल उगे हुए थे जो घास पर खूबसूरती से बिखरे हुए थे। हालांकि यह वास्तव में बसंत ऋतु की सैर और फूलों को देखने की जगह नहीं थी। उनके पैरों के नीचे के पत्थर चट्टान से चिपके हुए थे और नीचे देखते ही पैर कांपने लगते थे। हे युंगशेंग अनगिनत बार इस रास्ते पर चल चुका था और जानता था कि ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। उसने हे यान की शिकायतें और रोने की आवाज सुनने का इंतजार किया, लेकिन शुरू से आखिर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हे युंगशेंग पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हे यान उससे ज्यादा पीछे नहीं रह गई थी, वह लगभग उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। यह कैसे संभव हुआ? यह रास्ता पुरुषों के लिए भी चलना मुश्किल था। हे यान की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो एक नाजुक युवती थी और थोड़ी भी दूरी चलने के बाद अपने घुटने रगड़ती थी। उसकी सहन शक्ति इतनी अच्छी कब हो गई? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? हे यान ने उत्सुकता से उसे घूरा। क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? हे युंगशेंग बिना कुछ कहे पीछे मुड़ा और आगे बढ़ता रहा। वह नाटक कर रही होगी, वह जल्द ही गिर जाएगी। हे यान ने उसके पैरों को देखा और आह भरी। इन पैरों में वाकई बहुत कम ताकत थी। हे युंगशेंग के साथ इतनी दूर चलते हुए उसे एक अजीब सी थकान महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी ढलने के लिए और समय चाहिए। यह जगह ठीक रहेगी। हे युंगशेंग रुका और अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाल ली। यहाँ कई छोटे पेड़ थे और हे युंगशेंग ने पतले पतले पेड़ चुने जिन्हें काटना आसान होगा। उसने पास की एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए हे यान से कहा, बस यहीं बैठो, मुझे लगभग 1 घंटे तक काटना है। बस यहीं? हे यान ने सिर हिलाया और कपड़े का गट्ठर उतार दिया। हे युंगशेंग अविश्वास से उसे गट्ठर से कुल्हाड़ी निकालते देख रहा था। क्या? तुम क्या कर रहे हो? हे युंगशेंग का दिमाग खाली हो गया, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने सोचा था कि हे यान के बंडल में पानी की कुप्पी है, लेकिन उसने तो एक कुल्हाड़ी रखी थी। वह बिना पीछे छूटे इतनी दूर तक कुल्हाड़ी लेकर आई थी। हे युंगशेंग को लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। इसके बाद जो हुआ उससे हे युंगशेंग को और भी यकीन हो गया कि वह सपना देख रहा था। उसने देखा कि उसकी नाजुक बहन, जो अक्सर शिकायत करती थी कि चाय का प्याला भी बहुत भारी होता है, बिना किसी हिचकिचाहट के कुल्हाड़ी को अपने सामने घुमा रही थी और उसे नीचे लाकर टहनियों का एक गुच्छा काट रही थी। उसकी हरकतें इतनी सहज थी मानो उसने पहले भी सैकड़ों बार ऐसा किया हो। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। अध्याय 5 गरीबी। हे युंगशेंग को लगा कि यह सपना बहुत लंबा चल रहा है। आज सुबह सुबह उसकी बहन उसके साथ पहाड़ पर गई थी, लकड़ियां काटने गई थी और आखिरकार अपने कपड़े के बंडल से बची हुई पेस्ट्री निकालकर उसके साथ बांटने के लिए ले आई। हे युंगशेंग मना करना चाहता था, लेकिन उसकी मीठी खुशबू उसके नथुनों में भर गई और हे यान पहले ही अपना हिस्सा काट रही थी। उसने खुद को रहस्यमय तरीके से उसे स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने एक निवाला खाया, मीठा स्वाद अपरिचित था। हे सुई ने बहुत पक्षपात किया, सारा अच्छा खाना हे यान को दे दिया और हे यान बांटने वालों में से नहीं था। उसे धीरे धीरे खाते देख, हे यान ने बचे हुए टुकड़े उसके हाथों में थमाते हुए कहा, बाकी तुम्हारे हैं, मेरा पेट भर गया है।
हे युंगशेंग असमंजस में पड़ गया। हे परिवार में सिर्फ यही 2 भाई बहन थे। हे सुई कभी राजधानी में सामान ढोने वाले कारवांगार थे। जब उन्होंने रास्ते में एक विद्वान की बेटी को डाकुओं से बचाया, जिससे उनका विवाह एक आदर्श विवाह बन गया। विद्वान के परिवार में सिर्फ यही एक बेटी थी और हे सुई के माता पिता नहीं थे, इसलिए वह स्वेच्छा से उनके साथ रहने वाले दामाद बन गए। हालांकि वह एक साथ रहने वाले दामाद थे, फिर भी उनके बच्चों ने उनका उपनाम अपना लिया। बाद में विद्वान दंपत्ति की बीमारी से मृत्यु हो गई और मैडम हे रोजाना उदास रहने लगीं। जब हे युंगशेंग 3 साल के थे, मैडम हे इस दुनिया से चले गए और उन तीनों को एक दूसरे पर निर्भर छोड़ गए। हे सुई और उनकी पत्नी के बीच गहरा वैवाहिक स्नेह था और हे यान मैडम हे से काफी मिलते जुलते थे। शायद इसीलिए हे सुई हे यान से खासा प्यार करती थी। हालांकि हे परिवार अमीर नहीं था, फिर भी हे सुई हमेशा हे यान की जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। समय के साथ हे यान का व्यक्तित्व अप्रिय हो गया। कम से कम हे युंगशेंग तो अपनी बहन से प्यार नहीं कर पाया। लेकिन उसकी बीमारी के बाद से उसके कई व्यवहार समझ से परे हो गए थे और हे युंगशेंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। क्या तुम रोज पहाड़ पर सिर्फ लकड़ी काटते हो? हे यान ने उससे पूछा। दोपहर में क्या करते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हे युंगशेंग हे यान से सिर्फ 1 साल छोटा था, इस साल 15 साल का हो गया है। एक ऐसी उम्र जब बच्चों को अभी पढ़ाई करनी चाहिए। वापस आकर मैं दानाई केक बनाता हूँ और दोपहर में स्टॉल पर बेचता हूँ। स्कूल की तो बात ही छोड़ दो, हे युंगशेंग ने सहजता से कहा। परिवार के पास पैसे नहीं है और मैं वैसे भी इसके लायक नहीं हूँ। कुछ किरदारों को पहचानना ही काफी है। हालांकि उसने इसे छिपाने की बहुत कोशिश की, फिर भी हे यान को उस युवक की आंखों में पछतावे और लालसा की झलक दिखाई दी। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? हे युंगशेंग को शक हुआ, लेकिन एक पल बाद उसने फिर भी उसके सवाल का जवाब दिया, मैं अब रोजाना ट्रेनिंग ग्राउंड जाता हूँ। बाद में अगर मैं निरीक्षण में पास हो गया तो मैं शहर की गैरीसन में शामिल हो सकता हूँ, धीरे धीरे कैप्टन बन सकता हूँ और सरकारी वेतन कमा सकता हूँ। बस इतना ही। एक छोटा मोटा सैन्य अधिकारी बन सकता हूँ। हे यान हंसा। मुझे लगा था कि तुम कुछ और करना चाहोगी। और कैसे? हे युंगशेंग ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या मुझे जनरल फेई होंग जैसा बनना चाहिए? हालांकि हमारा उपनाम ही है, फिर भी वह हमसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। हे युंगशेंग के मुंह से अचानक अपना नाम सुनकर हे यान दंग रह गई। एक पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, क्या तुम जनरल फेई होंग को जानती हो? जरूर, मुझे पता है। महान वेई कौन है जो नहीं जानता? उस समय जनरल फेई होंग ने पश्चिमी कियांग को शांत किया था, जनरल फेंग यून ने दक्षिणी पुरुष को वश में किया था, उत्तरी हे और दक्षिणी जियाओ ने हमारे महान वेई में शांति स्थापित की थी। नेक हौसले वाले, जोश से भरे युवा नायक। अगर मैं भी उनके जैसा बन पाता तो मौत भी इसके लायक होती। हे यान जोर से हंस पड़ी। हे युंगशेंग झुंझला गया, तुम किस बात पर हंस रहे हो? लेकिन सिर्फ लकड़ी काटने और दानाई केक बेचने से तुम ऐसे इंसान नहीं बन जाओगे। उस जमाने में जनरल फेई होंग और जनरल फेंग यून सिर्फ प्रशिक्षण केंद्रों में सीखकर सफल नहीं हुए थे। मुझे पता है। हे युंगशेंग का चेहरा लाल हो गया। लेकिन मैं? कौन सा युवक योग्यता और प्रसिद्धि पाने की लालसा नहीं रखता? हे युंगशेंग युवावस्था के जोश की उम्र में था और उसकी वर्तमान परिस्थितियां उसे सचमुच रोक रही थीं। हे यान ने कहा, कल से मैं रोज तुम्हारे साथ लकड़ी काटने और दानाई केक बेचने जाऊंगा। क्या? हे युंगशेंग चट्टान से उछल पड़ा। हे यान, क्या तुम पागल हो गए हो? आज की घटनाओं को अचानक घटी सनक कहा जा सकता है, लेकिन रोज रोज घटने वाली। क्या हे यान की बीमारी ने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया था? हे युंगशेंग के दोबारा बोलने से पहले ही हे यान अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए खड़ी हो गई थी। अगर तुम खाना खा चुकी हो तो चलो काम जारी रखते हैं। बसंत किसी का इंतजार नहीं करता। हे युंगशेंग। बसंत की बारिश के बाद लगातार 10 दिनों से ज्यादा मौसम सुहावना रहा। किंग मेई हाल ही में चिंतित थी। यंग मिस, जो उसे लगातार हुक्म देती रहती थी और उसकी उपस्थिति की मांग करती थी, अब उसे बुलाती नहीं थी। दिन में वह हे युंगशेंग के साथ बाहर जाती थी
और रात में जब किंग मेई हे यान को नहलाने में मदद करना चाहती थी तो हे यान उसे भेज देता था। उसकी जरूरत सिर्फ सुबह के समय ही होती थी, जब वह हे यान के बाल संवारने में मदद करती थी। किंग मेई चिंतित थी, क्या उसका भी अंत उन नौकरों जैसा होगा जिन्हें हे सुई ने निकाल दिया था, क्योंकि यंग मिस को अब उसकी जरूरत नहीं थी। हे युंगशेंग भी उतना ही परेशान था। आधे महीने से भी ज्यादा समय से हे यान उसके साथ हर सुबह लकड़ी काटने के लिए लोंग हुआन चोटी पर जाती थी। वह उससे भी पहले उठती थी और न सिर्फ पहाड़ पर चढ़ती थी, बल्कि अपने हाथों और पैरों में रेत की बोरियां भी बांध लेती थी। हे युंगशेंग ने चुपके से उनका वजन तौला था, वे बहुत भारी थे। हे यान हर रोज लकड़ी काटने के लिए पहाड़ पर जाते समय ये चीजें अपने साथ ले जाती थी। उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, मानो उसे थकान का पता ही न हो। हालांकि हे युंगशेंग ने उसकी हथेलियों को देखा, नाजुक त्वचा अनगिनत बार रगड़ी गई थी, इसलिए उसने बस अपने हाथों पर कपड़ा लपेट लिया। इसके फायदे साफ थे, आधे महीने बाद हे यान उससे तेज चल सकती थी और ज्यादा लकड़ी काट सकती थी। हे युंगशेंग सोच रहा था कि क्या वे रेत की बोरियां इतनी जादुई थीं? क्या उसे भी चुपके से कुछ बांध लेनी चाहिए? लकड़ी काटने वाले दो लोग एक से ज्यादा तेज थे, और ज्यादा समय का मतलब था कि वे ज्यादा दानाई केक बेच सकते थे। हालांकि हे यान एक महिला थी और उसके लिए ऐसा सार्वजनिक काम करना बिल्कुल उचित नहीं था। हे युंगशेंग ने उसे यह बात याद दिलाई थी, लेकिन हे यान को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। हे युंगशेंग को यह बात बहुत परेशान करने वाली लगी। अगर हे सुई को पता चलता कि हे यान इन दिनों उसके साथ है, या तो लकड़ी काट रही है या केक बेच रही है, तो वह उसे जरूर कोड़े मार देता। शुक्र है हे सुई को पता नहीं चला। हे सुई को न सिर्फ पता ही नहीं था, बल्कि वह हर दिन और भी खुश होता जा रहा था। उसके बच्चे, जो हमेशा झगड़ते रहते थे, हाल ही में काफी घुल मिल गए थे, एक ही मेज पर खाना खा सकते थे और कभी कभार बातें भी कर सकते थे। हे सुई बहुत संतुष्ट था और प्रशिक्षण मैदान में नए रंगरूटों के प्रति ज्यादा दयालु हो गया था। आखिरकार, जब परिवार में सामंजस्य होता है, तो सब कुछ अच्छा होता है। इस समय हे यान अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी। किंग मेई उसे उत्सुकता से देख रही थी। अपनी बीमारी से उबरने के बाद से हे यान को आईने में देखना या अपने रूज और पाउडर से छेड़छाड़ करना पसंद नहीं था। अब जब वह उन्हें फिर से संभाल रही थी, तो किंग मेई घबराई हुई थी। हाल ही में घर के खर्चे बहुत कम थे, और अगर हे यान अब नया लिप रूज खरीदना चाहती, तो वे उसे खरीद नहीं सकते थे। हे यान ने मेज पर रखे फेस पाउडर और क्रीम में कुछ ढूंढा, उसे थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। ये चीजें इस्तेमाल हो चुकी थीं और इन्हें बेचा नहीं जा सकता था। उसने थोड़ी और खोजबीन की और उसे कई हेयर पिन और गहने मिले। वे सभी चांदी के बने थे, साधारण गुणवत्ता के, उतने अच्छे नहीं जितने उसने पहले जो परिवार में इस्तेमाल किए थे, लेकिन अब ज्यादा नखरे करने का समय नहीं था। उसने सारे गहने इकट्ठा किए और किंग मेई को दे दिए। इन्हें गिरवी की दुकान पर ले जाओ, ज्यादा पैसे में सीधे बेच दो। किंग मेई की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन अब हम बहुत गरीब हैं, हे यान ने गंभीरता से समझाया। इन्हें खाया नहीं जा सकता। उसे गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाने थे। उम्मीद है कि हे युंगशेंग की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। चूंकि उसने यंग मिस हे का शरीर ले लिया था, उसे कम से कम हे परिवार के लिए कुछ तो करना चाहिए। ये मामले निपटाने के बाद वह अपने कामों पर ध्यान दे सकती थी। उदाहरण के लिए, कोई पुराना हिसाब चुकता करना। यान इतनी गरीब की बर्बादी की कगार पर। अध्याय 6 छेड़खानी। जब वे जा रहे थे, तो हे युंगशेंग ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? हमें अभी कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी। कुछ काम था, हे यान ने जवाब दिया। अगर हमें अच्छी जगह नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमारे केक ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। हे युंगशेंग अवाक रह गया। उसे लगा कि हे यान से बात करना रुई पर मुक्का मारने जैसा है। गुस्से में भी उसे बयां करना मुश्किल था। हे यान ने अपना आपा नहीं खोया और हल्का फुल्का व्यवहार बनाए रखा। हे युंगशेंग यह नहीं बता सका कि वह आशावादी थी या सरल स्वभाव की, लेकिन कम से कम उसने हे यान को लंबे समय से किसी बात से परेशान नहीं देखा था। यह स्टॉल पश्चिमी शहर की एक व्यापारिक गली में, राजधानी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट जुई यूलू के ठीक सामने लगा था। ग्राहकों की लगातार आवाजाही के कारण यहाँ छोटे व्यवसायों काफी अच्छा चल रहा था। हालांकि स्टॉल का आकार सीमित था, इसलिए अच्छी जगह पाने के लिए जल्दी पहुंचना पड़ता था।
हे युंगशेंग ने स्टीमर बास्केट में दा नाई केक सजाए। दा नाई केक एक पेस्ट्री थी जिसे ताजे बड़े बेरों को छीलकर और गुठली निकालकर, उन्हें सफ़ेद बेर और मुलेठी के सूप में उबालकर, फिर बेर के गड्ढों में शहद, पाइन नट्स, जैतून के दाने, अखरोट के दाने और खरबूजे के बीज भरकर बनाया जाता था। छोटे स्टीमर में भाप में पकाए जाने पर ये केक स्वादिष्ट, मीठे और खट्टे होते थे और महंगे भी नहीं होते थे। दा नाई केक बेचकर हे युंगशेंग हर महीने घर की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ पैसे कमा लेते थे। गर्म धूप सुकून देती थी और लोग कभी कभार एक दो केक खरीदने आते थे। जब तक सूरज जुईयुलू के पूर्वी हिस्से से आगे बढ़ता, तब तक वे शायद बिक जाते थे। हे यान ने हे युंगशेंग को काम करते देखा और उसे मानना पड़ा कि वह काबिल है, जिससे उसे सैन्य शिविर में बच्चों की याद आ गई। सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से आते थे। कुलीन परिवार अपने बेटों को कभी युद्ध में नहीं जाने देते थे। वे गरीब बच्चे सिर्फ खाने के लिए युद्ध में जाते थे। तो उससे पहले वे हर तरह का काम करते थे और कुछ भी कर सकते थे। हालांकि वह कभी गरीब नहीं रही थी, फिर भी वह इसी तरह रहती थी। अरे, मुझे एक दे दो, क्या यह यंग मिस है नहीं है? एक आवाज ने हे यान के विचारों को बाधित किया। उसने ऊपर देखा तो एक लंबे चेहरे वाला आदमी दिखाई दिया, जिसके बालों का जूड़ा चमकदार था और चेहरे पर चूहे जैसे चेहरे थे, और उसने बेरंगे सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसने हे यान का कंधा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह उससे बचने के लिए एक तरफ हट गई। उस आदमी ने खाली सांस ली और निराशा से अपना हाथ हटाते हुए कहा, युवा मिस है, काफी समय से तुम्हें नहीं देखा। तुम हाल ही में ज्यादा बाहर नहीं गई हो, इसलिए तुम यहाँ युवा मास्टर हे के साथ केक बेच रही हो। तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? यह बहुत थका देने वाला होगा। उसके लहजे से परिचय का आभास हो रहा था। हे यान उलझन में था और उसने हे युंगशेंग की तरफ देखा, जो गुस्से में था और चिल्लाया, वांग जिउगुई, मेरी बहन से दूर रहो। तुम छोटे बदमाश, तुम्हारी बहन को कोई आपत्ति नहीं है, तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? वांग जिउगुई नाम के उस आदमी ने कहा। वह चापलूसी भरी मुस्कान के साथ फिर से पास आया, अपने लबादे से कुछ निकालकर हे यान की ओर बढ़ाया। मिस हे, मैं लगातार आपके बारे में सोच रहा था। मैंने कुछ दिन पहले यह रूज खरीदा था, आपको देना चाहता था। अब जब हम संयोग से मिले हैं, तो कृपया इसे स्वीकार करें। क्या आप वसंत ऋतु में शिशुई तट पर सैर करके मेरा सम्मान करेंगी? एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी, जो एक सभ्य सज्जन की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, हे यान केवल हंस सकी। अपने 2 जीवन कालों में वह कई लोगों से मिली थी, अच्छे और बुरे, लेकिन किसी ने भी उसे इस तरह परेशान नहीं किया था। मुझे केक बेचने हैं, इसलिए मुझे डर है कि मैं आपके साथ सैर पर नहीं जा पाऊंगी, महोदय, हे यान ने विनम्रता से कहा। कृपया यह रूज किसी और को दे दीजिए। वांग जिउगुई दंग रह गया। वह हे परिवार के साथ उसी गली में रहता था। आमतौर पर हे यान के पिता एक कैप्टन होने के कारण कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हे यान कोई अच्छी लड़की नहीं थी और उसे छोटे मोटे फायदे उठाने में मजा आता था। आमतौर पर उसे थोड़ा रूज या पाउडर देने पर वो उसे भाई जिउगुई कहकर बुलाती थी, लेकिन आज उसने इतने सारे लोगों के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया था। वांग जिउगुई को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ, उसकी मुस्कान पहले से कम सच्ची लग रही थी। उसने कहा, क्या यंग मिस, वह अभी भी यंग मास्टर फैन के बारे में सोच रहा है? यंग मास्टर फैन की शादी होने वाली है, फिर भी तुम चुप रहो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक धमाका हुआ और वांग जिउगुई को लगा कि उसके चेहरे पर एक मुक्का लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। हे युंगशेंग उसके सामने खड़ा था, गुस्से से दूर इशारा करते हुए, चले जाओ। 14-15 साल का वह युवक एक जवान बैल की तरह ताकत से भरपूर था। शराब और औरतों के नशे में पहले से ही कमजोर हो चुका वांग जिउगुई, हे युंगशेंग के सामने कुछ भी नहीं था। उसका सिर और चेहरा दुख रहा था, उसका पूरा शरीर शर्म से जल रहा था। वह उछलकर खड़ा हुआ और हे यान की तरफ फिर से देखा, जिसने माफी मांगने का कोई इरादा नहीं दिखाया और कुछ हद तक खुश भी लग रहा था। उसके दिल में एक अनाम गुस्से का ज्वार उमड़ पड़ा। तुम? उसने कांपती उंगलियों से हे यान की ओर इशारा किया। हे युंगशेंग हे यान के सामने खड़ा होकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हम क्या? वांग जिउगुई ने पास जाने की हिम्मत नहीं की और कुछ उलझन में था। इन भाई बहनों की कभी बनती नहीं थी।
हे यान अक्सर उससे इस बारे में शिकायत करता था और हे युंगशेंग कभी भी हे यान के मामलों में दखल नहीं देता था। आज वे साथ क्यों थे और हे युंगशेंग हे यान के लिए क्यों खड़ा हो रहा था? तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसने पैर पटका और भाग गया। जैसे ही दर्शकों की भीड़ तितर बितर हुई, स्टॉल पर शांति छा गई। हे युंगशेंग ने उदास चेहरे के साथ बिना कुछ कहे दानाई केक पैक कर लिए। हे यान उसे देख रहा था। तुम क्या देख रहे हो? हे युंगशेंग ने चिढ़कर पूछा। अभी तुम्हारा वार काफी अच्छा था, हे यान ने सोचा, लेकिन तुम्हारा रुख थोड़ा अस्थिर था। तुम्हारी बुनियादी बातें पर्याप्त मजबूत नहीं है। तुम्हें घर पर घुड़सवारी का ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। चले जाओ। हे युंगशेंग इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। तुम मार्शल आर्ट प्रशिक्षक नहीं हो। हे यान ने हे युंगशेंग को परखा। उसमें क्षमता थी। शायद बचपन से ही शारीरिक श्रम करने की वजह से उसकी हड्डियों की बनावट अच्छी थी। बाद में हे परिवार के उन युवा गुरुओं की तुलना में हे युंगशेंग एक आशाजनक व्यक्ति था। उसे यहाँ दानाई केक नहीं बेचना चाहिए था। उसे किसी बेहतर स्कूल या मार्शल आर्ट अकादमी में कौशल सीखना चाहिए था। तो फिर मैं एक और बात पूछूं, यंग मास्टर फैन कौन है? हे युंगशेंग ने कपड़ा झप की आवाज में मेज पर पटक दिया और उसे घूरते हुए कहा, तुमने उसका जिक्र करने की हिम्मत कैसे की? यंग मास्टर फैन के बारे में क्या? हे यान ने उसकी तरफ देखा। यंग मास्टर फैन का जिक्र सुनकर हे युंगशेंग को बहुत गुस्सा आया। उसका क्या? अगर वो तुम्हें बहकाने नहीं आया होता, तो तुम उसके धोखे में कैसे आ जाती? ऐसा नौजवान मालिक हमेशा इधर-उधर की बातें करता रहता है, बस तुम ही उस पर यकीन करोगी। उसकी शादी हो रही है और तुम उसके लिए भूख हड़ताल पर भी गई थी। तुम उसके लिए मरने को तैयार हो, जबकि वो अभी भी अपनी दुल्हन का स्वागत कर रहा है। और तुम राजधानी में मजाक का पात्र बन गई हो, फिर भी उसका जिक्र करती हो। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? इन चंद शब्दों से ही हे यान को स्थिति का अंदाजा हो गया। युवा कुमारी हे को लाड़ प्यार दिया गया था और उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थीं। मिट्टी के गमले में कमल कैसे खिल सकता है? वह एक कुलीन परिवार में शादी करके एक कुलीन महिला बनना चाहती थी। बसंत ऋतु की एक सैर के दौरान संयोग से उसकी मुलाकात एक कुलीन परिवार के एक युवा मालिक से हुई और उनके बीच प्यार पनप गया। लेकिन जहाँ एक और युवा कुमारी हे ने अपना पूरा दिल दे दिया था, वही उसके लिए यह बस एक खेल था। एक कुलीन परिवार का एक युवा मालिक कभी किसी छोटे सैन्य अधिकारी की बेटी से शादी नहीं करेगा। युवा मास्टर फैन के परिवार ने उनके लिए एक उपयुक्त विवाह की व्यवस्था कर दी थी और विवाह निकट आ रहा था। युवा मिस हे इसे स्वीकार नहीं कर सकी और स्पष्टीकरण मांगने उनके घर गईं, लेकिन उन्हें बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। यह